हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई रैंकर्स यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम करने वाले 11th क्लास की राजनीतिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और याद रखना, ये जो प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न है आपके एमसीक्यूज। ठीक है, और इसमें हम दोनों बुक कवर करने वाले हैं, बुक 1 और बुक 2। ठीक है, और इस क्लास में हम जितना भी कुछ करने वाले हैं, ठीक है ना, इससे बाहर एग्ज़ाम आपका जा ही नहीं सकता है। ओके, इससे बाहर आपका एग्ज़ाम जाएगा ही नहीं। ओके, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। देखो, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है। जल्दी से आप सभी बताएंगे कि भारतीय संविधान के जनक कौन है। देखो, आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो पहली चीज़, भारत का जो संविधान है वो कैसा है, वो लिखित है। ठीक है ना, भारत का जो संविधान है बेटा कैसा है, लिखित है। और इसके जो जनक है वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने ब्रिटिश संविधान से क्या उधार लिया है ना। आपको जैसे कि पता है कि भारत का जो संविधान है ना, भारत का जो संविधान है उसको उधार का थैला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उधार का थैला। ठीक है, उधार का थैला के नाम से इसे जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि ब्रिटेन से क्या लिया है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कानून के शुरू होने पर सार्वजनिक रूप से घोषणा करना क्या कहलाता है। जब भी कोई नया कानून बनता है तो उसकी जब सार्वजनिक घोषणा की जाती है ताकि सभी लोगों को पता चल जाए, तो उस चीज़ को बेटा कहते हैं प्रचार। क्या कहते हैं, प्रचार। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कह रहे हैं भारतीय संविधान में कितने कक्ष है। यहाँ पर कक्ष की जगह आप क्या कर लो, कक्ष की जगह कर लो कितनी अनुसूचियाँ हैं। क्या हैं, कितनी अनुसूचियाँ। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कितनी अनुसूचियाँ हैं। जल्दी से बताएंगे सभी लोग कितनी अनुसूचियाँ हैं। देखो, जब हमारा संविधान बना था, ठीक है ना, उस समय थी 8। कितनी थी, 8। लेकिन बाद में 4 और जोड़ दी गई, 4 और जोड़ दी गई तो कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हमारे पास, 12 है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है। देखो, आप सभी को पता तो रहता है कि संविधान के जनक कौन है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है जिसमें आपसे संवैधानिक सलाहकार पूछा है। ठीक है ना, संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो आप कहेंगे BN राव। कौन है, सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। यानी कि संविधान में जो भी सलाह मुशर्रा का काम होता था वो कौन संभालते थे, BN राव। BN राव। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, कह रहे संविधान सभा में कितने सदस्य हैं। यानी कि जब संविधान सभा बनी, तो अगर हम बात करें संविधान सभा जब बनती है तो बेटा उस समय वहाँ पर कितने सदस्य हैं, 299। याद रखो, है ना। लेकिन हस्ताक्षर कितने ने किया, केवल 284 ने। कितने ने, 284 ने ऐसे सदस्य थे जिन्होंने सिग्नेचर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कब स्वीकृत किया गया। यानी कि भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया, इसकी डेट आपको बतानी है। जल्दी से बताएंगे कब स्वीकार किया भारतीय संविधान को। तो आपको याद होना चाहिए क्या, 26 नवंबर 1949। क्या बेटा, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सरकार का गठन कैसे होगा, इसका निर्णय कौन करता है। यानी कि देश के अंदर जो सरकार बनेगी उसका गठन कैसे होगा, इसका डिसीजन कौन लेता है, कहाँ होता है इसका डिसीजन। तो इसका डिसीजन बेटा संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, संविधान की हमारी विशेषता भी है कि ये हमें बताती है कि किस तरीके से सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है ना, और केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति और कार्य का बंटवारा है ये भी हमारे संविधान के अंतर्गत लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अंतिम निर्णायक कौन होता है। यानी कि कौन है ऐसा जो संविधान में अंतिम निर्णय लेगा। तो आप बताएंगे न्यायपालिका। कौन है, न्यायपालिका। न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे दो ऑप्शन बन रहे हैं बेटा, जल्दी से बताइए किसको आप कहोगे अंतिम निर्णायक, सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर करेक्ट होगा, न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2014 में बनाया गया सबसे हाल ही में कौन सा राज्य था। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऐसा राज्य है जो हाल फिलहाल में बनाया गया। तो आपको याद रखना है बेटा कौन सा है वो, तेलंगाना है। कौन सा, तेलंगाना। तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखोगे। कहाँ से अलग किया गया, ये आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? जल्दी से बताएंगे कितने मौलिक अधिकार हैं? तो हम कहेंगे 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। बेटा पहले ये कितने थे? पहले ये थे 7। ठीक है, इसमें से एक को निकाल दिया गया, एक को निकाल दिया गया, और एक जो निकाला गया वो कौन सा था? वो था संपत्ति का अधिकार। ठीक है ना, वो था आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो ये एक अधिकार था मौलिक अधिकारों में, जिसको क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल कर कहाँ रख दिया? कानूनी अधिकार में। ठीक है ना, ये केवल और केवल क्या बन गया? एक कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, अच्छा पहले ये आपका था अनुच्छेद 31 में। किस में था? 31 में। अब ये पहुंच गया है 300 के ए में। ठीक है, ए मतलब अमेंडमेंट यानी कि संशोधित। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं तो आप कहेंगे 6। अगर पूछे मूल रूप से कितने थे तो आप कहेंगे 7। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है, अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो बेटा जब हमारा संविधान बना तो उस समय एक भी मौलिक अधिकार नहीं था। ठीक है ना, एक भी मौलिक अधिकार नहीं था उस समय। बाद में इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10। लेकिन उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई, तो एक और मौलिक अधिकार कह रहे सॉरी मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वो कौन सा जोड़ा गया? तो आप कहेंगे टोटल मिलाकर कितने बन गए? यहाँ पर 11 बन गए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कुल कितने मौलिक कर्तव्य बन गए? आपके 11। ठीक है, ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बताएंगे संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया? देखो वही वाली बात है, चाहे स्वीकार किया हो, स्वीकृति प्रदान की गई हो या अपनाया गया है, डेट आपकी एक ही रहनी है। कौन सी? 26 नवंबर 1949। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि लागू कब किया गया, ठीक है ना, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तब आप बताएंगे 26 जनवरी 1950। ठीक है ना, लागू करने की बात आएगी तब आप 26 जनवरी 1950 कहोगे, अन्यथा आप क्या कहोगे? 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आपको पता है कि भारतीय संविधान बना, फिर उसके बाद एक समिति बनी जिसको नाम दिया गया प्रारूप समिति। तो उसके जो अध्यक्ष थे, मेन लीडर थे, वो कौन थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बताइए प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे 7 थे। कितने थे? 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं संविधान द्वारा गारंटीकृत वह स्वतंत्रताएं जिन्हें किसी नागरिकों से नहीं छीना जा सकता, तो बेटा वो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मौलिक अधिकार। और अभी आपको बताया गया कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे पास? 6 हैं, और पहले कितने थे? 7 थे। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे पास अब कितने हैं? तो हम कहेंगे 11 हैं। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। अच्छा ये बताओ जरा जल्दी से, क्या मौलिक कर्तव्य जब हमारा संविधान बना था उस समय था? तो आप कहेंगे नहीं, ये बाद में संशोधन की प्रक्रिया द्वारा लाए गए हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें समृद्धि प्राप्त करने और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए निभाने की आवश्यकता है, उसको क्या कहेंगे? देखो बेटा यहाँ पर क्या आ गई? जिम्मेदारी आ गई। क्या आ गई? जिम्मेदारी। तो जो हमारी जिम्मेदारी है वो लिखी गई है सारी की सारी कहाँ? हमारे मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, वो कहाँ पर है? हमारे मौलिक कर्तव्य। अच्छा आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस भाग में है ये। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग कि किस भाग में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश डैश के द्वारा की गई। यानी कि देखो जब हमारे भारतीय संविधान बना तो उस समय तो मौलिक कर्तव्य थी नहीं, लेकिन बाद में एक समिति बनाई गई। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। तो इनकी सिफारिश पर क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा कि किस अधिनियम के तहत मूल कर्तव्य जो हमारे 10 थे उसको बढ़ाकर 11 कर दिया गया। ठीक है, आपको बताया गया कि पहले तो थे ही नहीं, जब हमारा संविधान बना तब उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन बाद में ये 10 हुए और 10 से 11 किया गया। तो आप इसमें आंसर याद रखोगे कौन सा? 86वां। कौन सा? 86th जो अमेंडमेंट था उसमें
मौलिक कर्तव्यों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्दिष्ट आदेश रिट जारी करने का काम किसका है? जल्दी से बताएंगे ये कौन से अधिकार में आएगा बेटा? आपको तो ये पता है कि मौलिक अधिकार तो है, लेकिन कौन सा? क्या वो धार्मिक स्वतंत्रता का है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध? तो आप कहेंगे यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आपको क्या क्या बातें याद रखनी है यहाँ से? सबसे पहले कि कौन से नंबर के आर्टिकल में है ये। ठीक है, तो कौन से नंबर के आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 32। कौन से में? आर्टिकल नंबर 32 में। अच्छा, कितने प्रकार की रिटें जारी करते हैं ये? 5 प्रकार की। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। क्या हाई कोर्ट भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो अनुच्छेद 32 के तहत कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपाधियों का उन्मूलन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं? देखो उपाधि, ये जो पहले के समय में लोग क्या करते थे, अपने नाम के आगे उपाधि लगा लेते थे। ठीक है, मोहम्मद, जलालुद्दीन, ऐसे ऐसे करके जो उपाधि लग जाती थी नामों के आगे, तो उससे क्या होता था, लोगों के बीच में ना असमानता फैलती थी। तो उसको एक समान करने के लिए क्या कर दिया, अब कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। तो ये आपका आएगा समानता का अधिकार। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लें कि किस आर्टिकल के अंतर्गत ये बात बताई गई है, तो कौन सा आर्टिकल होगा वो आपका? वो आर्टिकल होगा 18। कौन सा होगा? आर्टिकल 18। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कौन सा देश FPTP चुनाव प्रणाली का पालन करता है? जल्दी से बताएंगे। देखो आपको यहाँ पर ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, FPTP, ठीक है, ये एक इलेक्शन का सिस्टम है। ठीक है, एक चुनाव की प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि अगर दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक अगर व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिनको सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो व्यक्ति विजेता कहलाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? यूके में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? यूके में। ठीक है ना, तो इसका ये पालन करते हैं। अच्छा, फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि FPTP का अर्थ क्या है? सबसे पहले आने वाला या प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला? जल्दी से बताएंगे। इन दोनों में से ही बनेगा। ठीक है ना, चाहे वो ये होगा या फिर ये होगा, तो जल्दी से बताएंगे। तो जो प्रथम स्थान पर आएगा, जो प्रथम स्थान पर आएगा, तो उस व्यक्ति को विजेता मान लिया जाएगा चुनाव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे ये जो प्रणाली है चुनाव की, इसमें देश में कितने, मतलब देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? यदि हम अपने भारत की बात करें तो बेटा कितने हैं आपके? 543। कितने हैं? 543। ठीक है, तो इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। अब बताएंगे जरा मुझे कि 1979 में मतदान की आयु क्या थी? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पहले मतदान करने की, यानी कि वोट डालने की जो एज थी, वो थी बेटा कितनी? 21। कितनी थी? 21। लेकिन बीच में एक संशोधन किया गया। उस संशोधन के बाद इसको मतलब घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। तो यदि अब कोई व्यक्ति 18 वर्ष का या उससे अधिक वर्ष का है, तो उसे वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि उस समय कितनी थी? तो हम कहेंगे 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष थी, और 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सन आपको याद रखना है। 1989 में ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली में औपचारिक मुखिया कौन होता है? जल्दी से बताएंगे। यानी कि अगर किसी देश के अंदर, ठीक है, किसी देश के अंदर कौन सी प्रणाली चल रही है? संसदीय शासन प्रणाली चल रही है। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत होता क्या है बेटा कि जो देश का औपचारिक मुखिया रहेगा वो रहता है राष्ट्रपति। कौन रहता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर ये अध्यक्ष को काट देना, अध्यक्ष की जगह क्या लिख दो? राष्ट्रपति लिख दो। ठीक है ना, यानी कि प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहे नीचे सूचीबद्ध कौन सा देश ऐसा है जहां पर अर्ध अध्यक्षीय कार्यपालिका का पालन किया जाता है? ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर ये प्रणाली आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिया गया कौन सा देश संसदीय प्रणाली का पालन करता है? तो आपको पता है भारत है अपना। ठीक है, अपने भारत में संसदीय प्रणाली होती है। ठीक है, तभी तो यहाँ का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति है, लेकिन वो केवल नाम मात्र है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को कोई भी काम करना होगा तो वो प्रधानमंत्री की अनुमति लेगा, उससे सलाह मशवरा करेगा, उसके बाद ही जाकर वो उस पर कोई काम कर सकेगा। ठीक है ना, केवल नाम मात्र है।
ठीक है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को शक्तियाँ और पद प्रदान है, जल्दी से बताएंगे। अच्छा यहाँ पर एक करेक्शन करो बेटा, ठीक है, राष्ट्रपति की जगह क्या उपराष्ट्रपति लिखोगे, क्या लिखोगे उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कौन सा आएगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे आप लोग, जल्दी से आंसर बताएंगे, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को शक्ति और पद प्रदान है, जल्दी से बताएंगे। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे बच्चों, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर देंगे सभी लोग। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिएगा, कह रहे हैं भारत का उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो सिंपल सा आंसर है 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए ही हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो चुना जाएगा। अच्छा वर्तमान में कौन है, जल्दी से बताएंगे, प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट में कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, कमेंट करके आंसर दोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी। तो आपका आंसर आना चाहिए कौन, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री ही कौन होता है, मंत्री परिषद का मुखिया माना जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का प्रकार है। देखो आपको पता होना चाहिए कार्यपालिका में आपका क्या, लोक सेवक आते हैं, कौन आते हैं, लोक सेवक। क्यों, क्योंकि कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्थायी कार्यपालिका, एक होते हैं अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। स्थायी कार्यपालिका जिसको बदला नहीं जा सकता, जो फिक्स है, ठीक है, और अस्थायी जो समय समय पर बदलती रहती है। तो आपका लोक सेवक इसी का आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानमंडल के दोनों सदनों को क्या कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर 2 सदन की बात करें तो ये 2 सदन वाली विधायिका हो गई, यानी कि द्विसदनीय विधायिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, जल्दी से बताएंगे, किन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। तो ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से केरल में नहीं है, गोवा में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, ठीक है ना, तो कर्नाटक में द्विसदनीय विधायिका देखी जा सकती है, ठीक है। और भी राज्यों के नाम कमेंट करके आप बता देंगे कि कहाँ कहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। देखो स्थायी सदन का मतलब होता है, देखो 2 सदन है आपके, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम स्थायी सदन की बात करें तो ऐसा सदन जिसको भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि वो हमारा कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा। कौन से, राज्यसभा को हम स्थायी सदन कहते हैं, और यही हमारा उच्च सदन भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाएगा। अगर मान लो कि किसी मंत्री ने क्या किया, कोई विधेयक क्या किया, प्रस्तुत किया, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए विधेयक 2 प्रकार के हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी, जिसे हम निजी विधेयक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी मंत्री किसी भी विधेयक को प्रस्तुत कर रहा है तो वो कैसा विधेयक होगा, वो होगा सरकारी विधेयक, क्योंकि वो मंत्री सरकार का ही हिस्सा है इसलिए। और अगर कोई गैर मंत्री किसी विधेयक को प्रस्तुत कर रहा है तो वो उसका निजी विधेयक होगा, कौन सा होगा, निजी विधेयक, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका क्या है, यानी कि न्यायपालिका क्या करती है। हमने कहा जी कानूनों की रक्षा भी करती है और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित भी करती है, कि कानून ही सबसे बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का स्वतंत्र अंग है, यानी कि ऐसा कौन सा अंग है जो बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम करता है, जिस पर कोई भी, ना ही राज्य ना ही केंद्र, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, न्यायतंत्र, यानी कि न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका आपकी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ठीक है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकती है, उसमें कोई भी, चाहे राज्य हो या केंद्र हो, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूरे भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ एक है। कितने सुप्रीम कोर्ट, एक है। तो अगर हम बात करें कि वो कब अस्तित्व में आया, तो आपको डेट याद रखनी होगी बेटा, क्या, 26 जनवरी 1950 में। कब आया,
26 जनवरी 1950 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया तो आप क्या आंसर देंगे, जल्दी से बताइए। 26 जनवरी 1950 में, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति। तो जहाँ पर ये अध्यक्ष लिखा है इसे क्या कर लोगे, राष्ट्रपति। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताएंगे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि कितने हाई कोर्ट है बेटा, कितने हाई कोर्ट है। तो अगर हाई कोर्ट की संख्या पूछी जाए तो 25 आंसर होगा, ठीक है ना। 25 हाई कोर्ट हैं पूरे भारत में। और अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात कर दें, सुप्रीम कोर्ट की बात कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, केवल और केवल एक, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, जल्दी से बताओ। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। देखो अगर न्यायाधीश पूछे हैं तो कितने हैं, 33। वैसे टोटल मिलाकर कितने हैं, टोटल मिलाकर 34 है, ठीक है। 34 का मतलब क्या है, यहाँ पर एक होगा मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन होता है, ये CJI, कौन, CJI, जिसको हम कहते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। और 33 कौन है, 33 है केवल न्यायाधीश, जो न्यायाधीश है। तो याद रखोगे दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए ये कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे सभी। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप कहेंगे HJ कनिया, HJ कनिया, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में संघवादी सरकार है, जल्दी से बताएंगे। संघवादी सरकार, तो क्या ग्रीनलैंड में, नहीं, इटली में नहीं, चेक में है, नहीं, कनाडा में, कहाँ पर है, कनाडा में, ठीक है ना। तो संघवादी सरकार कहाँ पर है, कनाडा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो संघवाद को कौन नियंत्रित करता है, आपको पता होना चाहिए। संघवाद का मतलब होता है कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें आपस में मिलकर कार्य करती हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हम संघवाद कहते हैं। लेकिन मुख्यतः 2 ही प्रकार की सरकारें काम करती हैं संघवाद में, एक होगी आपकी केंद्र सरकार और एक होगी राज्य सरकार, ठीक है ना। तो आपने कहा जी सरकार के 2 स्तर होते हैं जो संघवाद को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें ये पूछा है कि कौन सा देश संघीय देश नहीं है, मतलब जहाँ पर संघवाद की व्यवस्था नहीं चलती। देखो अपने भारत में तो चलती है क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हैं, रूस में भी चलती है, USA में भी चलती है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, चीन। चीन एक संघीय देश नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पर संघवाद की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं अनुच्छेद 352 किसके लिए, जल्दी से बता दीजिए। 352 किसके लिए, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। यानी कि जब कभी भी देश में ऐसा लगे कि ये बाहरी संकट है, बाहरी कोई आक्रमण हो रहा है, ठीक है, जिससे देश को खतरा हो सकता है, तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। और इसका वर्णन कहाँ पर लिखा गया है, अनुच्छेद 352 में लिखा गया है, ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास एक और आता है कि 360 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 360 में, तो ये आपका वित्तीय आपातकाल है। क्या है आपका, वित्तीय आपातकाल। यानी कि जब देश में पैसे की कमी होगी तो उस समय क्या लग जाएगा, वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। और ऐसा हम किसके द्वारा लगा रहे हैं, अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है, जो हमारे संविधान में लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो पंचायत प्रणाली है ये कहाँ पर काम करती है, ठीक है। तो आप बताएंगे क्या शहर में करती है, गांव में करती है, देश में करती है। तो आपका आंसर होना चाहिए गांव में। कहाँ पर करती है, गांव में, ठीक है ना। पंचायत प्रणाली आपको पता ही है, गांव में होती है पंचायतें, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये सारी कहाँ है, गांव में होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया, ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का एक जिला है बेटा, कौन सा, नागौर, है ना, नागौर। ये एक जिला है जहाँ पर सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया, है ना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं या क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि ये बताइए कि कौन सा राज्य है जिसने पंचायती राज को सबसे पहले लागू किया, तो आप क्या बता देंगे,
आप बता देंगे राजस्थान का नागौर, राजस्थान का नागौर। अगर आपसे डेट भी पूछ ली जाए, है ना, ये बताइए कि डेट कि कब हुआ, तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर। क्या इससे बात बन जाएगी? नहीं। तो 2 अक्टूबर के साथ साथ क्या ये भी याद रखोगे कि 1959 में, कब? 1959, 1959 में ऐसा किया गया था वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा। देखो अब यहाँ पर बात आ रही है कि कौन सा संशोधन था जिसने ग्राम सभा, ग्राम यानी कि गांव की सभा को राज्य विधान मंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों को और शक्तियों का निष्पादन करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव रखी। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है क्या, 2 संशोधन हुए, एक तो हुआ 74, एक हुआ 73 नंबर का। 74 वाला जो था वो था नगर के लिए। ठीक है बच्चों, किसके लिए? नगर के लिए। लेकिन जो 73 वाला था वो था गांव के लिए। तो हमसे यहाँ पर पंचायत का पूछा है, तो पंचायत के हिसाब से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 73 नंबर का। ठीक है ना, 73 नंबर। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने की? जल्दी से बता देंगे आप सभी कि किसने की, जल्दी से बताएंगे सभी। क्या वो स्थानीय लोगों द्वारा, सरपंच द्वारा, या नेहरू जी द्वारा, या गांधी जी द्वारा? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये बात उठाई गई थी। ठीक है, क्या बात उठाई गई? कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ठीक है, पंचायती राज के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो इसके लिए एक समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है ना, तो बलवंत राय मेहता को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, बताएंगे कि किस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, किस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, किस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सभी लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे। क्या 2 अक्टूबर है, 24 अप्रैल, 16 मई, या 3 दिसंबर? तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? 24 अप्रैल। कौन सा आएगा? 24 अप्रैल। ठीक है ना, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। देखो, जीवंत का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जीवन है, यानी कि जिसके अंदर लगातार कोई ना कोई परिवर्तन होता रहे। ठीक है ना, यानी कि समय के साथ साथ परिवर्तन होना ही क्या है? जीवन है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज तो कह रहे हैं, लेकिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने कहा जब हमारा संविधान बना तो उस दौरान कई सारी प्रॉब्लम नहीं सामने आई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कई सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आती गई। तो समय के साथ साथ संविधान के अंदर बदलाव भी किया गया, और बदलाव होना ही क्या है? जीवंतता है ना। इसीलिए हमने क्या कहा कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। क्यों कहा? क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान में संशोधन की अनुमति देता है। यानी कि देखो, संविधान के अंदर भी एक आर्टिकल लिखा गया, एक अनुच्छेद लिखा गया, जिसमें यह बताया गया कि आप संविधान में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन कर सकते हो। तो वो आपका है 368। कौन सा नंबर का? 368। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है? तो ये अपने भारत का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का संविधान सबसे पहले लिखा गया? तो ये बताएंगे पूरे विश्व में अगर हम संविधान लिखने की बात करें तो सबसे पहले लिखने वाला था यूएसए। कौन था? यूएसए। यूएसए ने सबसे पहले अपना संविधान लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के दर्शन का उद्देश्य किसमें निर्दिष्ट है? यानी कि अगर आप भारतीय संविधान का दर्शन ही करना चाहते हो सिर्फ मात्र, ठीक है ना, तो दर्शन किस में लिखा है? प्रस्तावना में लिखा है। किस में लिखा? प्रस्तावना में। ठीक है, और संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है किसे? प्रस्तावना को। ठीक है ना, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसने कहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है? ठीक है, क्या कहा? राजनीतिक कुंडली। जब कभी भी राजनीतिक कुंडली के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी ने कहा। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। अब मुझे बताएंगे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 24 नवंबर, 23 नवंबर, या 14 नवंबर? जल्दी से, जल्दी से बताएंगे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है?
तो आपका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है? राजनीतिक विज्ञान के जनक क्या प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, रूसो है या अम्बेडकर हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पर अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। ये कहाँ के थे? यूनान के थे। ठीक है, यूनानी व्यक्ति थे अरस्तु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले थे निकोलो मैकियावेली। ठीक है, निकोलो मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना, आगे बढ़ते हैं। राजनीति शब्द बनाने के लिए पॉलिश शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये किस भाषा से लिया गया है? जल्दी से बताएंगे, किस भाषा से लिया गया है? क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। राजनीति शब्द बनाने के लिए पॉलिश शब्द किससे लिया गया है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग अपना आंसर। कमेंट करेंगे आंसर इसका आप सभी। ठीक है, आप सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम भारतीय राजनीतिक दार्शनिक कौन है? देखो, अगर हम वैसे दार्शनिक की बात करें तो बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन प्रथम भारतीय की बात करें, यानी कि भारत का पहला ऐसा राजनीतिक दार्शनिक कौन था, तो आपका नाम आना चाहिए क्या? कौटिल्य। ठीक है, क्या नाम? कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य को प्रथम भारतीय राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखने वाले थे जॉन ऑस्ट्रट मिल। कौन? जॉन ऑस्ट्रट मिल। इन्होंने अपनी किताब लिखी क्या? ऑन लिबर्टी। ऐसे ही एक निबंध काफ़ी फेमस है, एक ऐसे काफ़ी फेमस है, भय से मुक्ति। भय से मुक्ति, जिसे आप अंग्रेजी में जानते हो फ्रीडम फ्रॉम फेयर, है ना, यानी कि डर से आज़ादी। तो ये लिखने वाली थी आंग सान सू की। ये म्यांमार की थी, याद रखोगे। कहाँ की थी? म्यांमार की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसने लिखा? तो आपको पता ही होगा, नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के थे। ठीक है ना, नेल्सन मंडेला ने अपनी ये आत्मकथा लिखी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नारीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या पुरुषों का शोषण करना, महिलाओं को श्रेष्ठ बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, या महिलाओं की कमजोरी दिखाने के लिए? बताओ। तो आपका आंसर आना चाहिए सी ऑप्शन। ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाना ही क्या था? नारीवादी का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाजवाद का जनक कौन है? जल्दी से बताएंगे, समाजवाद का जनक कौन है? तो आपका आंसर आना चाहिए कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? देखो, हमारे भारतीय संविधान में ये लिखा है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है। ठीक है ना, एक समान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जैसा भी व्यक्ति हो, कानून सभी के लिए एक बराबर लागू होता है। तो ऐसा अनुच्छेद 14 में लिखा है, 14 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्याय का सिद्धांत किसने दिया? तो न्याय का सिद्धांत देने वाला कौन? तो जॉन रॉल्स। कौन था? जॉन रॉल्स, जिसने न्याय का सिद्धांत दिया। ठीक है, कि सभी व्यक्ति के लिए न्याय एक बराबर होना चाहिए। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन आता है, अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत किसने दिया? अज्ञानता के आवरण का, तो ये भी कौन है? ये भी आपका जॉन रॉल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये दोनों क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, जल्दी से बताएंगे, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? सभी लोग अपना आंसर देंगे। तो आपका आंसर आना चाहिए प्लेटो ने। किसने लिखी है? प्लेटो ने बेटा। ठीक है, तो प्लेटो है इसके लेखक, जिसने रिपब्लिक पुस्तक लिखी है। ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन आता है कि द आइडिया ऑफ माई जस्टिस ये पुस्तक किसने लिखी? कौन सी पुस्तक? द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी? जल्दी से बताएंगे बेटा, जल्दी से सभी लोग अपना आंसर करेंगे। तो अमृत सेन। कौन? अमृत सेन ने लिखी। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार क्या होता है?
जो अधिकार हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, जैसे ही हमारा जन्म हुआ और उसी समय हमें जो अधिकार मिल गए, उस अधिकार को हम प्राकृतिक अधिकार कहेंगे। ठीक है ना। क्या वो जीवन जीने का अधिकार है, वोट देने का, शिक्षा का, या गाड़ी चलाने का? तो आप कहेंगे जीवन जीने का अधिकार क्या है, हमारा प्राकृतिक अधिकार है, क्योंकि प्रकृति ने हमें जीवन दिया, इसलिए प्रकृति का अधिकार हो जाएगा जीवन जीने का अधिकार। ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकारों को निषेध करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 23 और 24, क्योंकि ये दोनों क्या दिखाते हैं, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार को दिखाते हैं, जो कि हमारे मौलिक अधिकार में है। ठीक है, और मौलिक अधिकार कौन से भाग में बेटा, मौलिक अधिकार कौन से भाग में, भाग 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी एंड सी बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। इसमें कहा गया है कि कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। तो हम इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं कि अनुच्छेद 32 है, जो 5 प्रकार की रिटें जारी करवाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो आपको याद होना चाहिए, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है ये चीज़। फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? 1789 में। कब होती है? 1789 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वोट का अधिकार एक अधिकार है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, वोट का अधिकार कैसा अधिकार है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। वोट का अधिकार कैसा अधिकार है? क्या ये मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, कैसा अधिकार है? जल्दी से बताएंगे बच्चों, सभी का आंसर आना चाहिए इस पर, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। सभी लोग इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे कि वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है। ओके, चलो, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? अभी हमने इसकी भी बात कर ली थी कि 6 हैं। जब मौलिक अधिकार शुरुआत में अगर पूछा जाए तो कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखने वाले कौन? तो जवाहरलाल नेहरू जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने वाले कौन? जवाहरलाल नेहरू। इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयवाद का एक प्रमुख राजनीतिक विचारक है? बताइए जल्दी से। यानी कि अगर किसी देश के अंदर राष्ट्रीयवाद है, ठीक है, तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है बेटा प्रजातंत्र, यानी कि वहाँ पर लोकतंत्र पाया जाएगा, लोगों का शासन होगा। ठीक है ना ही किसी राजा वाजा का शासन, वहाँ पर किसका होगा? लोगों का शासन होगा। ये एक राष्ट्रीयवाद की पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने ये कह दिया था कि देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकती? मेरी शरण मानवता है, मैं हीरे के दाम पर कांच नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ मैं देशभक्ति को मानवता पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। ऐसे कहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ऐसा कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी किसके द्वारा लिखी गई? जल्दी से बताएंगे। देखो, जब कभी भी सत्य की बात आ जाए, ठीक है ना, तो सत्य का साथ कौन देते थे हमेशा? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाला कौन सा संशोधन था? तो 42 नंबर का। कौन सा? 42। ठीक है, अगर 42 के बारे में पूछा जाए कब हुआ ये, तो 1976 में। कब हुआ? 1976 में। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है आपसे, तो 1976 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के कानून को दंडनीय अपराध घोषित करता है? जल्दी से बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 जो है, इसने क्या कह दिया कि किसी भी व्यक्ति को छुआछूत नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका भी आंसर काफ़ी इजी है, लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति का जनक माना जाता है। आप लोग याद कर लोगे, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, कि शांति का जनक किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शांति के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? आपको पता है, एक होती है आंतरिक शांति और एक होती है बाह्य शांति, है ना। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाटो का पूर्ण विस्तार बताइए जल्दी से। नाटो का पूछा बेटा, किसका? नाटो का, ठीक है, इसका नाटो का पूर्ण विस्तार पूछा है, तो आप क्या कहेंगे? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है ना। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है IMF, कौन सा? IMF का अर्थ बताइए, ठीक है। तो ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चिपको आंदोलन कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया, ठीक है ना। उत्तराखंड में काफ़ी फेमस आंदोलन ये रहा है, ठीक है, लोगों की नज़र में रहा है ये आंदोलन, ठीक है। यहाँ पर पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताएंगे किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में रोजगार, गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में रोजगार और गरीबी हटाओ पर बात की है? तो वो बेटा आपका आंसर आना चाहिए क्या? 5वें नंबर की जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें ऐसी बात की गई है, ठीक है ना। उसमें ये बात की गई है कि उसमें रोजगार की बात की है कि भारत में रोजगार लाएंगे, गरीबी को हटाएंगे और न्याय पर जोर देंगे, ठीक है। ऐसी बात की गई है कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 5वें नंबर की, ठीक है। तो अब देखेंगे हमने ऑलमोस्ट अपने सारे यहाँ पर चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। आपकी फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। आपको एक काम करना रहेगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना, और शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक इसे पहुँचा दो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को आप बार बार देख लोगे, आपको ये क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ और नई किताब के साथ। जब तक ध्यान रखिएगा। ओके।